पिछले 4-5 दिनों से हो रही बरसात ने भरतपुर और करौली में कहर बरपा दिया है। यही कारण है कि बाढ़ जैसे हालात दोनों जिलों में व्याप्त हो गए हैं। करौली के जो पांचना बांध है वहां ज़्यादा डेंजर जोन से ज़्यादा खतरे के निशान से ऊपर पानी का बहाव हो गया था। इस कारण उस जो पांचना बांध है उसके 7 गेटों में से 6 गेटों को खोलना पड़ा और वो पानी भरतपुर के लिए जब आया तो भरतपुर के बयाना और रोदावल और रूपबास क्षेत्र में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए। करीब 53 गांव इस बाढ़ जैसे हालत से अफेक्टेड हुए और यही नतीजा है कि जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया था और अलर्ट जारी होने के बावजूद एनडीआरएफ की टीम करौली रवाना हुई और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है बाकायदा। इसके अलावा भरतपुर में भी 90 आर्मी के जवान तैनात कर दिए गए हैं, जिसका एक कर्नल एक ओटी लीड कर रहे हैं। इसके अलावा जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस चीज़ की मॉनिटरिंग करने में लगे हुए हैं, किसी भी तरह की कोई जनहानि ना हो सके इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है। और जो 53 गांव के जो करीब हजारों लोग विस्थापित किए उनको सुरक्षित जगह पर बयाना के जो सरकारी स्कूल्स हैं उनमें डाला गया है। वहाँ उनको खाद्यान्न सामग्री, खाने पीने की सामग्री दी जा रही है। कुल मिलाकर जिस तरह से बाढ़ के हालात हैं वो बहुत ही गंभीर देखने को मिल रहे हैं। जिला प्रशासन ने समय मानसून से पहले और समय रहते जिस तरह से बचाव कार्य को ध्यान में रखते हुए जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। नदी नाले जो जिस तरह से डैमेज पड़े हुए थे उनको साफ नहीं किया गया था और यही हालात है। यही कारण रहा है कि बाढ़ के हालात भरतपुर और करौली में ज़्यादा व्याप्त हो गए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इंद्र देवता क्या कुछ रुक पाते हैं या फिर लगातार बरसात जारी रहती है और उसका नतीजा यही होगा कि बाढ़ और भी ज़्यादा बाढ़ की स्थिति पैदा दोनों जिलों में हो सकती है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेश पोद्दार, भरतपुर। कृष्णा खौरानी जी और दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा जी जयपुर से, नमस्कार कृष्णा जी। सर नमस्कार। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आपने दोबारा इस मैटर को उठाया आपके चैनल पे, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और दूसरा सर मैं ये कहूंगा आज पारिक साहब, सबसे बड़ी बात आप देखो कि 3-4 दिन पहले आपने इसी चैनल पे जो था वो अपने महापौर जी ने बहुत बड़ा वादा किया था आपके चैनल के माध्यम से कि आपकी कॉलोनी की सीवरेज बहुत जल्दी से जल्दी साफ हो जाएगी। पारिक साहब, जो प्रशासन जयपुर शहर को तो देख नहीं पाता तो आप बाहर गाँवों की क्या उम्मीद रखोगे? और चलिए मैं इसी पर बहस का दौर जारी है, मैं आपके सवाल फिर लेके लौटूंगा। शुक्रिया आपका। दिनेश जी आप क्या कहना चाहेंगे सीकर से? नमस्कार। नमस्कार फारिक साहब। जी सर। फारिक साहब, मौसम का प्रकोप होता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आंधी तूफान हो, और ये प्राकृतिक आपदा में आते हैं। इसके लिए प्राकृतिक आपदा विभाग हर स्टेट या केंद्र सरकार के अंतर्गत बना हुआ है। मैं सीकर की बात करूंगा। यहाँ दिया तले अंधेरे की स्थिति हो रही है। जिला कलेक्ट्रेट, जहाँ पे जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, न्यायपालिका के सारे ऑफिस हैं, उसकी दीवार के पास बने नाले में से पिछले 2-3 दिन से पानी सड़क पे आ रहा है। 10 फुट चौड़ाई में आ रहा है, 6 इंच की गहराई में चल रहा है। और सबसे बुरी स्थिति हमारे सीकर में नवलगढ़ रोड की बनती है। 10 मिनट पानी बरस जाए, घरों में पानी भर जाए, व्यापारी और नागरिक इकट्ठा होकर नगर परिषद आयुक्त के पास गए थे। नगर परिषद आयुक्त ने ये उनको व्यापारियों कहा कि जाओ कलेक्टर को शिकायत कर दो, मैं परवाह नहीं करता। हालांकि सरकार ने पुरानी जांच में उनको सस्पेंड कर दिया। अधिकारी बेलगाम है। की बात है, जिला कलेक्टर महोदय और सांसद महोदय दोनों वहाँ गए हैं। सांसद महोदय की वो चल रही थी, अदालत चल रही थी, वो जो जन सुनवाई, वहाँ वो मोहल्ले के लोग आ गए, वहाँ गए हैं, रेलवे की दीवार तोड़कर पानी निकाला है। ये सरकार जाहिर है ये क्या सूरत है। अतिक्रमण पर फिर मैं आऊंगा, पूर्वी राजस्थान की नदियों की बात करना चाहूंगा। मेंदोला साहब क्या लगता है ये जो अतिक्रमण है यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि शुरुआत में इसका जिक्र भी हुआ था? एक्चुअली बेसिकली यही समस्या है, कारण कि देखिए हमने 3-4 चीज़ें बिल्कुल इग्नोर कर दी हैं। एक तो हमने जो लो लाइन एरिया है उसको डिफाइन नहीं किया है, जो कि प्राइमरी ड्यूटी है करने की। नंबर 1 के साथ हमें मजबूत बनना चाहिए। अगर 70 के दशक में जो बाढ़ के हालात थे, असली एक चीज है, कम दबाव का क्षेत्र, इकोलॉजिकल चेंज के कारण जो कम दबाव का क्षेत्र कभी कभी बन रहा है, जैसे अभी बना है पूर्वी राजस्थान के अंदर बना है, ये कम दबाव का क्षेत्र बना है। जैसे उत्तराखंड में देखा हमने बादल फटने का है। ये जो नई प्रवृत्तियां पैदा हुई हैं प्राकृतिक कारणों से, उसके बारे में हमारी ये आज स्टडी और हमारी पूरी तैयारी नहीं है। और हम जानते हैं कि इस तरह की घटना घटने वाली है, परंतु हम उसके लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो मैनेजमेंट है वो बड़ा पुअर मैनेजमेंट है। जानने के बावजूद हम उसको करना नहीं चाहते हैं। लोग बोल रहे हैं, एक्सपर्ट बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, नागरिक बोल रहे हैं, परंतु शासन की तरफ से इस तरह की कोई आवाज नहीं है। आप देखिए कि जैसे आज भरतपुर की बात आ रही है, करौली की बात आ रही है, सीकर की बात आ रही है, जैसलमेर की बात आ रही है, उसकी बात दक्षिणी राजस्थान की बात आ रही है। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है।
ये रिपीट होता रहेगा, हर 5 साल 10 साल के बाद में रिपीट होता ये रहेगा। कमजोर नब्ज यहाँ पर दिख रही है। मास्टर ड्रेनेज प्लान पूरे देखिए आप, हमने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए सर्वे में, परंतु हमने किसी भी कस्बे का मास्टर ड्रेनेज प्लान नहीं बनाया, चाहे वो भरतपुर हो, चाहे वो करौली हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो कोई भी हो। क्यों नहीं बनाया हमने? क्या हमारे पास पैसा नहीं है? हमने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद में आज हम जब वहीं के वहीं हैं, क्यों है? उसका कारण यह है कि मिसमैनेजमेंट है। और बोलने के बावजूद हाईकोर्ट कितना करेगा? जब तक आप हाईकोर्ट में नहीं जाओ तब तक कोई काम ही होने वाला नहीं है। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है वो भी हम देख रहे हैं। श्रीवास्तव साहब, एक सवाल है पैसे का, बार बार गुलाब चंद कटारिया इसका जिक्र कर रहे थे, हमने फंड्स जारी कर दिए हैं, क्या इतना काफी होगा? प्रशासन को पैसा चाहिए या फिर मैन पावर चाहिए या फिर स्किल चाहिए? इस डिजास्टर से कैसे मैनेज होगा? नहीं साहब, पैसा तो अपनी जगह पे है, लोग तो आपस में भी चंदा करके ये साहब व्यवस्था कर लेते, सरकार तो बाद में पहुंचती है। सवाल तो प्रबंधन का है, मैन पावर और ट्रेंड मैन पावर होना चाहिए। और ये सारा जो क्लाइमेट चेंज बराबर जो हमको वार्निंग दे रहा है, प्रकृति वार्निंग दे रही है कि तैयार रहो, ये हम जब तक तैयारी प्रबंधन नहीं करेंगे और रिलीफ का जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है या जो है हम एंटिसिपेट करके सालों साल हम देख रहे हैं बाढ़ जहाँ आती है तो उसका एक हालात जो पैदा होते हैं उसके लिए मैंने प्रबंधन का एक पूरा वो होना चाहिए, ट्रेन मैन पावर होना चाहिए और उसके लिए एक ड्रिल होनी चाहिए कि हम क्या किस सिचुएशन में क्या करेंगे। अगर ये जब तक नहीं होगा, दूसरी बात विल पावर होनी चाहिए, पॉलिटिकल भी होनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव विल पावर भी होनी चाहिए। मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव विल पावर में विश्वास करता हूं, क्योंकि जैसा अभी बताया भी शायद मेंडोला साहब ने कि स्थानीय, और उन्होंने चौधरी साहब ने कि स्थानीय प्रशासन को ही सारा कुछ देखना है, इम्प्लीमेंट तो उन्हीं को करना है। लेकिन कहा यह जाता है कि इंडियंस आर वेरी गुड प्लानर्स बट पुअर इम्प्लीमेंटर्स। अब इसका तो कोई जवाब ही नहीं कि साहब हम हमेशा ये भी राग अलापते रहे कि हम प्रबंधन पुअर हैं। कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा। मॉनिटरिंग है, सुपरविजन है, एंटिसिपेशन है, फ्लड फोरकास्टिंग है और ये जो फ्लड का जो सिस्टम है किधर से किधर मेंटेनेंस है, ये सारी चीजें प्रिवेंशन में है। रामगढ़ एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, रामगढ़ का एक उदाहरण है जो मिसमैनेजमेंट का। वही उसी कलेक्टर ने रामगढ़ के क्षेत्र में एनी कट सैंक्शन कर दिए और सारा पानी रुक गया, रामगढ़ का पानी रुक गया। तो रामगढ़ में कितनी दिनों बाद ये पानी आया है, वो एनी कट वहीं पर एनक्रोचमेंट हो गए और छोटे छोटे एनी कट बना दिए। 72 एनी कट तो मैंने 91 में डिवीजन कमिश्नर था तो मैंने खुद ने ये सर्वे करके बताया था कि ये चीज हुई थी, उसका शेखावत साहब। लेकिन अब भी सूरत हाल कमोबेश वैसे ही है, कोऑर्डिनेशन में नहीं है, समन्वय नहीं है विभाग। यहाँ सूरत कुछ अलग है। करौली के पाचना बांध का जिक्र करते हुए मेहता साहब आपके पास आना चाहता हूँ। एक बांध से पानी छोड़ा जाता है और इतना छोड़ दिया जाता है कि कई गांव उससे तरबतर हो जाते हैं, लबालब होकर बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। यहाँ मैनेजमेंट की चूक है। अगर बारिश का दौर जारी रहा, ऐसे में लगातार दरवाजे खुलने चाहिए, पानी निकासी की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि अचानक कहीं कोई आपदा ना आए, या फिर कुछ और सूरत आपको लगती है यहाँ पर? देखिए, जो गेट खोलने की बात है, एक लेवल के बाद गेट खोल देने चाहिए और मेरे ख्याल से खोले होंगे। मैं इतना नहीं कह सकता कि एकदम पूरा भरने के बाद तो गेट कभी नहीं खोले जाते, बट जो पीरियड है पहुंचने का, यदि 10 से 12 घंटे हैं तो गेट खोलते ही के पहले और उसके बाद बराबर वार्निंग सिस्टम विलेज वाइज चलता जाना चाहिए कि देखिए हमने गेट खोले हैं, इतना पानी आएगा और आपके पास ये डेटा होना चाहिए। उसका आपके पास ये डेटा जो होना चाहिए कि इतना क्यूसेक यदि हम पानी छोड़ेंगे तो किस लेवल किस आरएल पे पानी जाकर किन गांवों को इफेक्ट करेगा। ये डेटा आपके पास होना चाहिए कि 1 क्यूसेक छोड़ेंगे तो कब, 2 क्यूसेक छोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 क्यूसेक छोड़ेंगे तो क्या होगा, यदि पूरा बांध फूट गया तो क्या होगा, उसकी भी एक स्टडी होनी चाहिए। और ये स्टडी की गई है इंडिया में अर्थक्वेक के लिए, यदि वहां टूट गए तो कौन सा एरिया में इफेक्ट होगा और कितना फीट पानी भरेगा, ऐसी स्टडी होनी चाहिए। तब जाकर हम ये बता सकेंगे गांव वालों को कि हमने आज 1 क्यूसेक पानी छोड़ा है तो ये एरिया जो है हमारा ये इफेक्ट होगा। स्टडी हो चुकी है। ये सूरत है क्या वहां पर? भारद्वाज साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं पाचना बांध के सिलसिले में बात करना बिल्कुल, मैं मेहता साहब की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। मेहता साहब ने ठीक कहा कि जो अगर आपको गेट खोलने हैं तो उसके तुरंत पहले आप लोगों को, या उसके पहले जो उस एरिया में आने वाले गांव हैं उन लोगों को अवेयर करना चाहिए कि हमने प्रशासन ने किया। और इसकी वजह से ही मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जितनी जनहानि, जितनी जानमाल की हानि इस इतने पानी से हो सकती थी वो नहीं हुई। और देखिए पानी का जिस तरह का भराव वहां पर था, और क्योंकि एक मजबूरी, एक लेवल के बाद आपको पानी खोलना ही पड़ता है, ये आप समझते हैं। उसके बाद बार बार लो लाइन एरियाज को डिफाइन करने की बात कर रहे हैं कि आप तय कीजिए वहां पर आबादी कैसे बस गई, वो तो जल प्रवाह का क्षेत्र है। देखिए, आप
देखिए कोई अश्विनी जी, सरकार उस पर बात क्यों नहीं करती? देखिए अश्विनी जी, अभी हमारे लिए प्राथमिकता यह है कि जहां पर ज्यादा बारिश हुई है और जहां पर हमारे लोग हमारी जनता उस बारिश की वजह से पीड़ित है, हम उसको कैसे रेस्क्यू कर सके, उसको कैसे मैं बेहतर तरीके मानता से कर हूं सकें। ये तत्काल जरूरत है और उसी पर बहस है, जी। लेकिन इसके साथ एक सवाल खड़ा हुआ कि बार बार हर साल आपदा के दौरान इस तरह की नौबत क्यों आती है? क्योंकि लो लाइन एरियाज में बस्तियां बस गई है। निश्चित आपकी रूप से- सरकार का क्या एजेंडा निश्चित है? रूप से मैं आपकी बात को पूरी तरह डिनाई नहीं कर रहा हूं। बहुत हद तक ये बात सही है कि जो बांध का एरिया है उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए हैं और उसकी वजह से बांधों में पानी नहीं गया है और उसकी वजह से गंभीर disaster भी नदी हुए के हैं। रास्ते में बार बार रामगढ़ का भी जिक्र आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हुए हैं, इसमें किसी तरह की कोई बात नहीं है कि नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आज की तारीख में हम बात करेंगे तो हमारे लिए पूरे राजस्थान में प्रायोरिटी ये है, क्योंकि बरसात का मौसम अभी शुरू हुआ है, बरसात अभी पूरे महीने आनी है। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट वो ये है कि हमारे नागरिक सुरक्षित रहें, हमारी जान माल की हानि ना हो, हम कैसे लोगों को बेहतर तरीके से कर पाए, हमारा कंसंट्रेशन सबसे पहले उस पर है। हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं। उसके बाद अगर लगता है कि किसी अधिकारी की लापरवाही है, अगर लगता है कि किसी जगह कम काम हुआ है किसी अधिकारी की लापरवाही की वजह से, तो हम चलिए लोग उस पे कार्रवाई सुरेश जी, करेंगे। ये दलील काफी होगी। फिलहाल अब सरकार मान रही है कि हम काम करेंगे। लक्ष्मीकांत जी प्रतिनिधि। मैं भाई भारद्वाज जी से उन पे कोई आरोप नहीं लगा रहा। मैं भाजपा कोई वहाँ पांचना बांध के गेट पे कोई चीफ मिनिस्टर या मंत्री गेट खोलने के लिए खड़ा है, ये आरोप नहीं लगा रहा। मैं भाजपा सरकार पे ये पूछना चाह रहा हूँ, एक नागरिक के नाते, पार्टी के नाते भी नहीं, कि आपका भरत पांचना बांध का गेट खोलने के बाद में भरतपुर 16 घंटे में, 15 घंटे में, 20 घंटे में पानी पहुंचेगा। ये वहां कह रहे माल का नुकसान हुआ, जनहानि बचा ली हमने। सुरेश चौधरी जी, आप बार-बार जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जनहानि आप के सुनिए ना, भारद्वाज जी, आप आप बार-बार सुने, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, बोल रहे आप थे, जिस मैं बात- नहीं बोल रहा था। नहीं, आप पहले बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। जब मैं पहले बोल रहा था तब आप बोल रहे थे, देने में सुन लीजिए, लापरवाही आप बार-बार कहूंगा, जनता उसका जवाब लीजिए ना, जनता उसका जवाब लीजिए, माहौल मत बनाइए, उसका जवाब लीजिए, जनता की बात उसका जवाब लीजिए ना सर, जनता की आप बात माहौल क्यों मवा क्रिएट कर रहे पाली हैं? कर दे, उसका जवाब लीजिए ना, दिखने नहीं दे उसका समस्या। जवाब लीजिए ना, बोल यहाँ के क्यों बोल रहे हैं? यहाँ के आप उसका जवाब अधिकारियों ने लीजिए ना, लापरवाही की आप है। बार-बार जो है कि बोल पांचना उठा रहे हैं, उसका बांध जवाब का लीजिए, जाने से जो जनहानि उसका है, जवाब लीजिए भैया। जनहानि का पानी रुकेगा। श्रीवास्तव साहब, आपका जवाब लक्ष्मीकांत जी और सुरेश जी, लक्ष्मीकांत जी, सुरेश जी, रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत जी प्लीज, लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी प्लीज, सुरेश जी आ रहा हूं मैं। श्रीवास्तव साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? श्रीवास्तव जी, क्या ये तस्वीर है, इसमें सीधा प्रशासनिक अगर चूक है तो कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए? प्रशासनिक चूक तो साहब अगर होगी तो उसके लिए जांच होगी, उसके प्रोसीजर होगा, अब उसको उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि आगे के लिए प्रबंधन क्या होना चाहिए, इसका एक ड्रिल, इससे सबक लेना चाहिए। और लेते नहीं हम, बोर्ड जो है अभी भूल जाएंगे, बोर्ड को भी कभी रखेंगे नहीं संभाल करके। चलिए मैं इसी पर आऊंगा, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और समझना चाहेंगे कि आगे इस तरह की समस्याएं हुई तो एक्सपर्ट पैनल क्या कहता है, कैसे इससे निपटा जाएगा। ब्रेक के उस पार में और राजस्थान में कहीं भी कोई आपदा प्रबंधन का ऐसा कोई सरकार का कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि देखते हैं शेखावाटी में थोड़ी सी बारिश होते ही यहाँ पर सड़कें जो है लबालब पानी से भर जाती है और ना ही पानी की निकासी की कोई व्यवस्था है। जो आपदा प्रबंधन है वो बिल्कुल भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है।